तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली ही दो पावरफुल देशों के बीच में अभी हमें टेंशन देखने को मिली। एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है ईरान। अब देखिए, दोनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। फायर पावर के मामले में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है, तो वहीं ईरान जो है 14वें नंबर पर आता है। तो ताकत के मामले में दोनों किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर देखा जाए तो ईरान जो है, ईरान के ऊपर पिछले 45 सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मिसाइल जो है का जो प्रोग्राम है वो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि वो आज के समय में एक्यूरेटली एक एक टारगेट को निशाना बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेटली यहाँ पर जो ईरान ने टारगेट किया पाकिस्तान के कुछ गाँवों को, जहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर जो है जैश अल अदल के आतंकवादी छिपे हुए हैं और उनको यहाँ पर टारगेट भी किया, ड्रोन से भी और मिसाइल से भी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मिसाइल जो प्रोग्राम है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स देखा जाए तो ईरान की खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उसका मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी खास चीज़ है। और यहाँ पर जो मिसाइल प्रोग्राम है वो यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है और इतने ज़्यादा सैंक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर ईरान ने ये सब हासिल किया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कई सारे सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मिसाइलें बनाएंगे, हम ये मिसाइल बनाएंगे, वो मिसाइल बनाएंगे, और उनके ऊपर कोई सैंक्शंस भी नहीं है। यानी कि वो जो चाहे सामान वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बना पा रहा है। जैसे कि लैटिन अमेरिकी देश, वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, वहाँ पर इतने ज़्यादा डिफेंस के लिए जो है वो लोग खर्चा करते भी नहीं है, और वहाँ पर की जो उनकी जो आर्मी है उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, ईरान की तरफ 45 सालों से सैंक्शंस लगे हुए और वो भी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की जिसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो बर्बाद ना होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलप्ड मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईरान जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि 45 सालों के सैंक्शन के बावजूद भी ईरान ने ये कैसे हासिल किया। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ईरान के पास ये समझा जाता है कि ईरान के पास जो मिडिल ईस्ट है उसका सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल है, यानी कि उनके पास बहुत बड़ा एक स्टॉक पाइल है, और इतना स्टॉक पाइल है कि इतना किसी भी मिडिल ईस्टर्न देश के पास नहीं है जितना ईरान के पास है। ईरान भी मिडिल ईस्ट में ही आता है, तो ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है और उसमें कई सारी मिसाइलें आती हैं, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस, जिसमें जो उसकी जो रेंज होती है वो 300 किलोमीटर तक की होती है। तो वो जो 300 किलोमीटर तक की जिसकी रेंज मिसाइल की होती है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस वाली होती है। 300 से 1000 किलोमीटर तक की जो रेंज वाली मिसाइल है उसको मीडियम रेंज वाली, और जो 1000 से ऊपर की जितनी भी मिसाइल्स है उसको यहाँ पर लॉन्गर रेंज वाली माना जाता है। और ये जो मिसाइलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और ये जो मिसाइल है वो सॉलिड फ्यूल के ऊपर बेस है। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम लिक्विड फ्यूल के बारे में बात करें तो लिक्विड फ्यूल में स्टोर करना और इनको प्रिपेयर करने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ईरान जो है उसने यहाँ पर अपनी जो मिसाइलें बनाई है वो ज़्यादातर यहाँ पर सॉलिड फ्यूल वाली बनाई है, जिसमें पाउडर वाला जो होता है ना उसमें वो चीज़ बनाई है, ना कि लिक्विड जैसे कि गैसोलीन, डीजल वगैरह जो है वो फिल नहीं किया जाते, बल्कि यहाँ पर सॉलिड फ्यूल डाला जाता है। और यहाँ पर जो मिसाइलें जो डेवलप की जाती है उसमें वहाँ की जो ईरान की जो यूनिवर्सिटीज़ है और उनकी जो इंडस्ट्री है उसका यहाँ पर काफ़ी बड़ा हाथ होता है। और यहाँ पर ऐसा कोई सा भी साल नहीं जाता है जिसमें यहाँ पर ईरान अपनी नई मिसाइल को शोकेस नहीं करता। यहाँ पर इस साल भी आप देख सकते हैं ना कुछ को भी, अगर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ यहाँ पर कि ईरान यहाँ पर ना कुछ को भी इस साल 6-7 मिसाइल तो यहाँ पर नई नई शोकेस करेगा ही करेगा, और यहाँ पर बहुत सारी डेवलप्ड होंगी और बहुत सारी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो नो डाउट है ईरान के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है, जिसमें जो ज़्यादातर मिसाइलें हैं वो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल की, और यहाँ पर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग तीनों रेंज की मिसाइलें ईरान के पास मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कहानी है वो 1979 से पहले है। 1979 में होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में। तो उससे पहले की बात है, तो उससे पहले यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंस भी देते थे। कभी एयरक्राफ्ट दे दिए, कभी टैंक दे दिए, कभी मिसाइल दे दी, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ईरान इन देशों से खरीदता था, इजराइल से और अमेरिका से। लेकिन यहाँ पर हो जाती है 1979 में इस्लामिक क्रांति, और तब यहाँ पर जो अमेरिका के जो डिप्लोमेट थे उनको यहाँ पर 444 दिन तक यहाँ पर उनकी ही एम्बेसी में बंधक बना दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संबंध है अमेरिका और ईरान के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और दुश्मनी वाले हो गए उसके बाद से ही। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर थी कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पलट गई, यहाँ पर टेबल टर्न हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर मौका देखा कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे हो गई है। तो यहाँ पर तब
इराक की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी हुआ करती थी और उसके जो लीडर थे वो सद्दाम हुसैन तानाशाही थे। तो तब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सद्दाम हुसैन को समझ में आया कि यहाँ पर अभी अभी इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है और यहाँ पर ईरान जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर हम यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो हम यहाँ पर आसानी से जीत जाएंगे और उसके काफ़ी बड़े हिस्से को यहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये सोचकर इराक ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर बहुत तगड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। तो तभी यहाँ पर जो इराक की मदद है वो अमेरिका, यूरोप, नेटो, दूसरे मिडिल ईस्टर्न देश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे के सारे जो देश हैं वो यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट हो गए थे। अमेरिका जिसके अगेंस्ट है तो वो इन सब देशों के भी अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान के लिए डेडली साबित हुई। लेकिन यहाँ पर जो ईरान था उसने यहाँ पर सोवियत यूनियन उस समय जो था उससे मदद मांगी और यहाँ पर सोवियत यूनियन की तरफ से काफ़ी सारे मिसाइल भी मिली और उसमें जो खास थी वो होती स्कड-B नाम से। और ये मिसाइल जो थी उसकी परफॉर्मेंस से ईरान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया मिसाइल है, यहाँ पर तो इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। और इन्हीं हथियारों की मदद से यहाँ पर जो इराक ईरान वॉर था वो 8 सालों तक चला। यहाँ पर 1980 में शुरू हुआ था ये इराक ईरान वॉर और 1988 में यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ। किसी को भी यहाँ पर हार भी नहीं मिली और किसी को भी जीत नहीं मिली। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो ईरान था उसको यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई हमारी जो एयरफोर्स है वो तो किसी काम की नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जान की भी खतरा नहीं है कोई, हम यहाँ पर ग्राउंड से कहीं से भी कुछ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम शुरू हो जाता है और यहाँ पर उसको लगने लगता है कि भाई अब इसको यहाँ पर आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। और इसके लिए यहाँ पर उसको मदद मिल रही थी। देखो जो स्कड-B मिसाइल थी वो सॉलिड फ्यूल बेस पर थी और वो सोवियत रशियन से मिली थी और उसी के बेसिस पर यहाँ पर उसने कई सारी मिसाइलों का डेवलपमेंट शुरू कर दिया और बहुत सारी जो मिसाइलें थी उसके पास आती गई। और शुरुआत में तो देखिए यहाँ पर उसको लीबिया, सीरिया और जो दूसरे उसके मित्र देश थे उससे मदद मिलती रही कि भाई यहाँ पर जो कंपोनेंट वगैरह है मिसाइल बनाने के लिए वो यहाँ पर हम इन देशों से सोर्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगे हुए थे। क्योंकि 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी तब यहाँ पर अमेरिका ने और बहुत सारे देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़े वाले सैंक्शन लगा दिए थे जिससे वो बाहर से कोई सा भी देश इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर ईरान के भी कुछ मित्र देश थे तो उन मित्र देशों से यहाँ पर ईरान ने बहुत ज़्यादा कंपोनेंट लेने शुरू कर दिए और यहाँ पर रशिया से भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सोवियत यूनियन उस समय जो था तो उस समय तो सोवियत यूनियन विघटन हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसने इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट खुद से शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर हमें दूसरे देशों के ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्यों ना हम ये सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो अपने देश में स्टार्ट करें। तो यहाँ पर उन्होंने अपने देश में स्टार्ट करना शुरू कर दिया और जो कमर्शियली अवेलेबल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उन्होंने यहाँ पर इसमें लगाने शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन से निकाले चिप्स वगैरह, टेलीविज़न से, रेडियो से, तो उनका इस्तेमाल यहाँ पर मिसाइलों में करना शुरू कर दिया। भाई जो कमर्शियली अवेलेबल चीज़ है जो अप्लायंसेज में इस्तेमाल होती है तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर मिलिट्री करना शुरू कर दिया ईरान ने कि भाई कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ाना है। अभी तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर बाद में हमें यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ और यहाँ पर उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई हैं, उनका प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया है कि भाई इनके मिसाइल के बेसिस पर यार इतने सारी मिसाइल हो गई हैं, इनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। हमारे दुश्मन देश भी बहुत सारे हैं तो इनका जो इस्तेमाल है हम दुश्मन देश के खिलाफ करते हैं और यहाँ पर कई सारे जो ग्रुप्स है उसको यहाँ पर जो है खड़ा करते हैं। हम अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा, क्यों ना हम यहाँ पर प्रॉक्सीज़ को खड़ा करें और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दें। जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, तो हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। हमास भी इसकी एक प्रॉक्सीज़ है और इसके अलावा जो यमन के जो हूती रिबेल्स है वो भी यहाँ पर ईरान की ही प्रॉक्सीज़ है, क्योंकि हूती रिबेल्स जो है वो यहाँ पर शिया है, ईरान भी एक शिया मेजॉरिटी वाला देश है। तो यहाँ पर नेचुरली जो ईरान है वो इनका सपोर्ट करेगा ही करेगा और इनके पास यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें पहुँचा दी। यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास भी यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा मिसाइल है और इसके अलावा यहाँ पर जो यमन में जो हूती रिबेल्स है उनके पास भी यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें हैं और यहाँ पर हमास के पास तो छोटी छोटी मिसाइलें हैं। और इसके बाकी के जो दूसरे संगठन हैं इराक में भी काम करते हैं, सीरिया में भी काम करते हैं प्रॉक्सीज़ ईरान की, तो उनके पास भी यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें है और इनका जो नंबर है एग्जैक्ट वो पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास ईरान की आर्मी तो है ही, लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वो एक तरह की अलग तरीके की आर्मी है जो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है अपने जो भी मिशंस वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, ईरान की आर्मी की अलग चीज़ें हैं और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC
उसकी अलग चीज़ है, उनकी अलग फैक्ट्री है, उनकी अलग इंडस्ट्री है। तो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, और इनके बारे में यहाँ पर पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ईरान के पास यहाँ पर कितनी मिसाइल हैं, कितनी यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास है, कितनी यहाँ पर यमन के हूती रेबल्स के पास है, कितनी यहाँ पर सीरिया और इराक में जो प्रॉक्सीज़ है उनके पास है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर ईरान करता है, और ईरान यहाँ पर मिसाइलें बहुत भर कर देता है, ड्रोन्स वगैरह भी बहुत भर कर देता है। और यहाँ पर जो ईरान है उसकी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर है, यहाँ पर बहुत सारे जो मिलिट्री बेस है वो पहाड़ों के अंदर है, सुरंगों में है, और यहाँ पर पता लगाना इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर जो ईरान है उसके पास कितनी ज़्यादा मिसाइल है, वहीं पर ही बन रही है और वहीं पर ही स्टोर हो रही है, पता लगाना इम्पॉसिबल है। और ये बताया जा रहा है कि उनके पास यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा मिसाइल्स हैं, जो 2 लाख का नंबर है बहुत बड़ा नंबर है। इतनी मिसाइलें किसी भी देश के पास नहीं है मिडिल ईस्ट में, और यहाँ तक कि जो लैटिन अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन देशों के पास भी इतनी ज़्यादा मिसाइलें नहीं है जितनी यहाँ पर ईरान लेवल आके बैठा हुआ है। तो जो ईरान का जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से सफल प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि भाई यहाँ पर जो इस मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में तो आपको पता ही होगा, 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी यहाँ पर ओबामा के शासन में। तो तब यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके रोकने के बदले में यहाँ पर ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस हटा दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर अमेरिका, नेटो और जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल ना कर दे। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर थे, इसमें यूरोपियन यूनियन थी, जर्मनी था और खुद ईरान था यहाँ पर। तो इनके बीच में डील साइन की गई थी, जिसमें यहाँ पर उसको रोकने के लिए डील साइन की गई थी कि भाई यहाँ पर तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़े समय के लिए रोक दो, तो हम यहाँ पर जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बदल गई 2018 में, क्योंकि यहाँ पर तब आ गए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। और जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने वो एकदम ही अगेंस्ट है इस डील के, ईरान के पूरी तरह से खिलाफ और इजराइल के पूरी तरह से साथ थे। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को ये बताया कि भाई यहाँ पर जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो ये डील भी नहीं होगी। तो इसी चीज़ को कहते हुए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस डील से निकल गए, और अभी तक भी ये डील साइन नहीं हुई है दोबारा से। अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर वापस से डील साइन करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोक दे, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी ये डील साइन नहीं है, और ये जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो ईरान है वो क्या रुकता है या नहीं, या फिर वो नई नई मिसाइलें बनाएगा। अभी तो वो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने को भी क्लेम किया है, और इसके अलावा उसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं। तो क्या ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो उसका मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसको रोक पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।